नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन, CSAM, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। जहां हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जो अति गंभीर कुपोषित बच्चों को सामुदायिक प्रबंधन, जहां कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो कुपोषित बच्चों को, अति गंभीर कुपोषित बच्चों को किस तरह से हम उसका प्रबंधन, समुदाय पे प्रबंधन करेंगे, तमाम चीजों को आज हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बनिए और एक एक बिंदु पे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है मन में, कुपोषण क्या है और बच्चे पर कुपोषण का प्रभाव। ये एक बुनियादी सवाल है कि सबसे पहला कुपोषण क्या है और बच्चे पर उनका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण एक सामान्य शब्दों की अगर हम बात करें तो अनुपयुक्त या अपर्याप्त आहार के कारण होने वाली शारीरिक स्थितियों के लिए प्रयोग होता है। कुपोषित बच्चों के शारीरिक मापदंड सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है। कुपोषण को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है: अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन अल्प पोषण, अपर्याप्त आहार, खराब अवशोषक या पोषक तत्वों के अत्यधिक विघटन से उत्पन्न अल्प पोषण को प्रदर्शित करता है। अति पोषण जो ओवर न्यूट्रिशन है, अति पोषण भी एक प्रकार का कुपोषण है जो भोजन के अधिक मात्रा के सेवन से उत्पन्न होता है। और अति कुपोषण जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, जब उचित आहार में गुणवत्ता वाले आहार को लंबे समय के लिए सेवन न किया जा रहा हो, तब अति कुपोषण का अनुभव होगा। तो ये मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। कुपोषण के प्रकार को भी 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है: अंडरवेट, स्टंडिंग और वेस्टिंग। कम वजन, ठिगनापन या नाटापन और दुबलापन। इसको मापने का तरीका क्या है? कम वजन उम्र तथा लिंग के अनुसार मानक स्टैंडर्ड वजन की तुलना में बच्चे का वजन कम होना कम वजन कहलाता है। एज, सेक्स के अनुसार जो वजन है, जैसे कि कोई बच्चा है, पुरुष है, महिला है, उनका जब वजन आप करते हैं तो जो निर्धारित वजन की तुलना में अगर उसका वजन कम है तो कम कहलाता है, कम वजन कहलाता है। कम वजन या तो लघुकालिक कुपोषण या दीर्घकालिक कुपोषण या दोनों के कारण हो सकता है। जो स्टंटिंग है, यहां पे उम्र के जो एज के अनुसार ऊंचाई लंबाई कम होना, उसे ठिगनापन कहते हैं। यह दीर्घकालिक कुपोषण से वृद्धि न होने का सूचक है। स्टंटिंग से विलंब से मानसिक विकास, पढ़ाई में पिछड़ना एवं बौद्धिक क्षमता में कमी आती है। जीवन के प्रथम 1000 दिवस गर्भधारण से जन्म के पहले 2 वर्ष तक के दौरान मां तथा शिशु का सही पोषण एवं बीमारियों से बचाव ठिगनेपन की रोकथाम कर सकता है। दुबलापन, जहां हम आगे कार्य करेंगे, लंबाई और ऊंचाई के अनुसार वजन कम होना, इसे दुबलापन, वेस्टिंग कहते हैं। ये वर्तमान या लघुकालिक कुपोषण के परिणाम स्वरूप वजन में वृद्धि की कमी या वास्तविक वजन घटने के कारण होता है। एक वेस्टेड अथवा अत्यधिक दुबला बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता है और धीरे धीरे उसके शरीर से वसा तथा मांसपेशियां घट जाती है। इसके कारणों में सम्मिलित है शरीर की आवश्यकता अनुसार कम आहार खाना, अनुचित खान पान, व्यवहार, बीमारी, संक्रमण या इन कारणों के सम्मिलित प्रभाव से यह दुबलापन आता है। वेस्टिंग जो दुबलापन है, इसमें मुख्य रूप से 2 श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है: अति गंभीर कुपोषण जिसको सैम कहा गया है,
अब मध्यम गंभीर कुपोषण जिसको मैम कहा गया है, सेम लंबाई ऊंचाई के अनुसार बहुत कम वजन, 3 HD स्कोर से नीचे होता है, या तथा दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन एडिमा होती है। लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन -3 HD से -2 HD के मध्य होता है, तथा दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन एडिमा न हो, इसको मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी में लेता है। मुख्य रूप से अति गंभीर कुपोषित बच्चों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बीमारियों के संक्रमण की संभावना अत्यधिक होती है, मृत्यु का 9 गुना अधिक खतरा अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए होता है। तो अति गंभीर कुपोषित बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य में एवं जीवन पर कुपोषण का प्रभाव, जिससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, बौद्धिक विकास कम होता है, संक्रमण एवं मृत्यु के जोखिम में वृद्धि होती है। सामान्य पोषण स्थिति वाले बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चों को सामान्य बीमारियों जैसे दस्त, निमोनिया आदि से लगभग 9 से 20 गुना मृत्यु का खतरा अधिक होता है। कुपोषण के मुख्य कारण अगर हम इन तालिकाओं में देखें तो तत्कालिक कारण में जैसे अपर्याप्त आहार का सेवन, संक्रमण या रोग जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता व खराब अवशोषण, माताओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त देखभाल, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अस्वस्थ वातावरण, साफ सफाई की कमी, ये अप्रत्यक्ष कारणों में आते हैं। अगर अन्य कारणों को हम देखें तो अपर्याप्त शिक्षा है, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि, साथ ही साथ आर्थिक संरचना और संसाधन, ये भी एक मुख्य रूप से कारणों में से गिने जाते हैं। कुपोषण एवं संक्रमण का दुष्चक्र अगर देखें तो ये चक्र कभी नहीं रुकता है, एक के बाद एक ये सराउंडिंग चलते रहता है। जैसे अपर्याप्त आहार एवं खाद्यान्न की कमी, जैसे परिवार बड़ा है उस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पाना, वजन घटना, वृद्धि में कमी होना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाता है। बार बार होने वाली लंबी बीमारी जैसे निमोनिया, दस्त आदि से ये कुपोषण का जो चक्र है वो चलते रहता है। कम भूख लगना, पोषक तत्वों की आवश्यकता में वृद्धि, ये सभी चीजें जो है एक कुपोषण का एक दुष्चक्र के रूप में चलते रहता है। NFHS 5 छत्तीसगढ़ में और भारत की तुलना अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 5 से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की स्थिति, अगर कम वजन का भी देखें तो दोनों के आंकड़े अगर देखें तो लगभग सिमिलियर है। भारत से कम है पर छोटा सा राज्य है, उसके बावजूद भी अगर देखें तो कम वजन, नाटापन, दुबलापन, अति गंभीर कुपोषण, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन, इसकी कार्यक्रम की प्रस्तावित अवधारणा क्या है? मुख्य रूप से CSAM कार्यक्रम क्यों जरूरी है? इसका 2 दृष्टिकोण है, एक प्रिवेंटिव अप्रोच, दूसरा थेरेप्यूटिक अप्रोच, निवारक दृष्टिकोण, उपचारात्मक दृष्टिकोण। तो जब हम निवारात्मक दृष्टिकोण की हम बात करें तो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, पहले 6 महीनों के तक केवल स्तनपान, 6 महीने के बाद से स्तनपान के साथ साथ पूरक पोषक आहार, प्यार और दुलार के साथ, ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। 2 साल या उससे अधिक तक स्तनपान के साथ में आयु अनुसार उपयुक्त पोषण युक्त आहार प्रदान करना, उपयुक्त भोजन के साथ सुरक्षित पेयजल, उचित साफ सफाई और स्वच्छता, ये महत्वपूर्ण निवारक दृष्टिकोण के रूप में आप सम्मिलित कर सकते हैं। अब थेरेप्यूटिक
तो उपचारात्मक दृष्टिकोण में अगर हम जाएं तो इसके दो मुख्य घटक हैं, एक अस्पताल आधारित प्रबंधन और दूसरा है समुदाय आधारित प्रबंधन। अस्पताल आधारित प्रबंधन में हम क्या करेंगे, केवल 10 से 15% बच्चे जो अति गंभीर कुपोषण के साथ, जिनमें भूख की कमी और चिकित्सकीय जटिलता होती है, उन्हें ही अस्पताल में भर्ती कर देखभाल की आवश्यकता होती है। जो पोषण पुनर्वास केंद्र में हम जब भर्ती करते हैं तो उसमें केवल 10 से 15% बच्चे जो अति गंभीर कुपोषण के साथ, जिसमें भूख की कमी और चिकित्सकीय जटिलताएं हो, उन्हें ही देखभाल की आवश्यकता होती है। समुदाय आधारित प्रबंधन में लगभग 85 से 90%, जिसमें कोई चिकित्सकीय जटिलताएं नहीं है, उनकी देखभाल समुदाय में ही की जा सकती है। इसके अलावा एनआरसी से डिस्चार्ज किए गए बच्चों को डिस्चार्ज के बाद समुदाय में भी देखभाल की जा सकती है, फॉलोअप किया जा सकता है। अति गंभीर कुपोषण जो सैम के प्रबंधन के तौर तरीके को अगर हम ध्यान दें तो एनआरसी में वैसे सैम बच्चे चिकित्सकीय समस्याएं या और दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन जो एडिमा या और कम भूख लगना, भूख परीक्षण में फेल होना, ये एनआरसी में भर्ती होंगे। सामुदायिक स्तर पर वैसे सैम बच्चे बिना किसी चिकित्सकीय समस्या के दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन एडिमा नहीं है, अच्छी भूख लगना, भूख परीक्षण में पास, वो सामुदायिक स्तर पर ये प्रबंधन किए जाएंगे। सैम बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन क्यों ये महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को परिवारों तक पहुंच हो, समयबद्धता हो, पूर्ण उपचार देने में सक्षम हो, बच्चों को सुपोषित रखने हेतु जागरूकता हो, बच्चों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु क्षेत्रीय एकीकरण, कुपोषण के दुष्चक्र से रोकथाम हो, क्षमता वर्धन एवं उपयुक्त देखभाल, इन तमाम कंपोनेंट को सैम बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन अति आवश्यक है। सीसैम कार्यक्रम के सिद्धांत भी यही है, ताकि सभी सैम बच्चों को सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन आसानी से हो सके। अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन रणनीति, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से अति गंभीर कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन कर पाएंगे। तो बनिए मेरे साथ और सीसैम कार्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।